Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue the chapter 2 of science, components of food. और इस चैप्टर में जो हमने लास्ट पार्ट में टॉपिक्स कवर किए थे वो थे वाटर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड फैट्स। तो फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके लिए टेस्ट के अगर हमें पता करना हो कि कौन से फूड में हमारे स्टार्च प्रेजेंट है तो हम किस तरीके से उसको पता कर सकते हैं। फिर हमने ऐसे ही प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन्स के सोर्सेज पढ़े थे, विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, विटामिन्स के सोर्सेज पढ़े थे, दो तरीके के विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। और फिर हमने फैट्स के बारे में पढ़ा था, फैट्स होते क्या हैं, फैट्स क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और फैट्स के क्या क्या सोर्सेस है, अगर ज़्यादा फैट हो जाता है तो कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी भी हो सकती है। और फैट्स के लिए टेस्ट पढ़ा था कि अगर हमें पता करना कि किस फूड में फैट प्रेजेंट है तो हम किसकी मदद से हम पता कर सकते हैं, इसके लिए भी टेस्ट पढ़े थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मिनरल से कि मिनरल्स होते क्या हैं। तो मिनरल्स salts of metals, non-metals needed by our body for its normal functioning are collectively called minerals। तो minerals क्या होते हैं, मेटल या नॉन मेटल के salts जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे, उसे ही हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल के क्या क्या यूजेस होते हैं, मिनरल्स हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के प्रॉपर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन में ये मिनरल्स हमारी हेल्प करता है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज में होती है। कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ये सारे कुछ मिनरल्स के नाम हैं जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। फिर दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्जर अमाउंट आर कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट में उसकी ज़रूरत होती है। ट्रेस मिनरल्स are the minerals that are needed by the body in very small amount are called trace minerals। तो ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, उसे ही हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये हम पढ़ चुके हैं। ईच वन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ है ऑफ बॉडी। तो हर तरीके के मिनरल हमारे लिए हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। सम सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, कुछ सोर्सेस ऑफ मिनरल्स यहाँ पे आपको फिगर्स दे रखे उसमें है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सोर्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन में आपके आते हैं जिंजर। सेकेंड आपका सोर्सेस ऑफ फोस्फोरस, इसमें आता है आपका मिल्क, बनाना। एंड सम सोर्सेस ऑफ आयरन में आपके वेजिटेबल्स आते हैं जैसे कि स्पिनच, एप्पल। उसी तरीके से सोर्सेस ऑफ कैल्शियम में आपका आता है मिल्क और एग। तो ये सारे कुछ सोर्सेस है मिनरल्स के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मिनरल्स के टाइप्स क्या, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, और वो उनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो मिनरल्स, आयरन, आयरन के बारे में बात की जाए तो इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, for the formation of hemoglobin which carries oxygen from lungs to the body cell। तो आयरन की जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो किस लिए हेल्पफुल होती है, तो हमें हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, जो कि लंग से आपके बॉडी सेल तक मतलब ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से बॉडी सेल तक। तो आयरन के सोर्सेस क्या क्या है, मतलब आयरन आपको मिलता कहाँ कहाँ से है, जैसे लिवर, किडनी, एग्स, ग्राउंडनट, जैगरी, स्पिनच, मिलेट, जो मिलेट के अंदर आते हैं जवार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब आपके आयरन के सोर्सेस हैं। और इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन ये है कि हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, लंग्स से कैरी करती है, बॉडी सेल तक पहुंचाती है। नेक्स्ट मिनरल की बात की जाए तो इसके अंदर आपका आता है आयोडीन, और इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन ये है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो आयोडीन का क्या इफेक्ट होता है, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है, प्रोटीन जिसका नाम थायरॉक्सिन है, जो कि आपके फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट बॉडी की कंट्रोल करती है। और इसके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब आपको आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है, फिश, सी फूड, आयोडाइज्ड सॉल्ट।
एंड थर्ड आपके मिनरल की बात की जाए तो कैल्शियम है, ये दिस इज फॉर द मेकिंग बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो कैल्शियम आपकी किस लिए हेल्पफुल होती है, ये बोन्स और टीथ के बनाने में, मेकिंग में हेल्पफुल होती है और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती है। और इसके सोर्सेज है मिल्क, मिल्क के प्रोडक्ट्स, बीन्स, होल ग्रेन एंड सीरियल्स, रागी, मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका आता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं मिल्क, बाजरा, रागी, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। तो ये सारे फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं जिसमें आपको फॉस्फोरस मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो आपका मिनरल है सोडियम एंड पोटेशियम। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड्स इन प्रॉपर कंडीशन। तो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है प्रॉपर कंडीशंस में। और इसके जो सोर्सेस है कॉमन सॉल्ट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। फ्लोरीन की बात की जाए, फ्लोरीन इज ऑल्सो मिनरल, टाइप ऑफ मिनरल। और इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, प्रिवेंट्स टूथ डिके। तो ये नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। और टूथ डिके को भी, मतलब दांत में जैसे कीड़े लग जाते हैं या खराब हो जाते हैं दांत, तो उससे भी आपको, मतलब उसमें भी आपके हेल्पफुल होता है। और इसका सोर्स है वाटर। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक बार समरी, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े। फर्स्ट वन इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड के, सॉरी, एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के आपके सोर्सेस है शुगर केन, पोटैटो एंड मैनी मोर। फैट्स के आपके सोर्सेस है फुल ग्राउंड नट्स। उसी फिर आता है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, मतलब जो बॉडी बनाने में या बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल होती है। और उसके अंदर आपका आता है प्रोटीन। कहते हैं ना जो जिम करते हैं उनको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्यों? क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर जो आपके सोर्सेज आते हैं उनमें सोयाबीन, पीस एक्सेट्रा। एंड प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आपका आता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन के अंदर आता है मिल्क एंड फिश। और मिनरल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटेक्टिव फूड मतलब वो फूड जो आपको डिजीजेस से प्रिवेंट करे और बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रफेज के बारे में। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की नीड होती है। तो आप, डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट बेस्ड फूड्स में मिलता है और जो कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। मतलब इसके अंदर प्लांट के इनडाइजेस्टेबल पार्ट्स आते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर होल ग्रेन्स। और ये सब्सटेंसेस जैसे होते हैं सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये आप बाद में पढ़ोगे। तो ये क्या होता है, प्लांट बेस्ड फूड का जो इनडाइजेस्टेबल, नॉन डाइजेस्टेबल पोर्शन होता है उसे ही हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। तो इसके अंदर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज क्या है, होल ग्रेन्स, पल्सेस, potatoes, fresh fruits and vegetables, ये सारे main sources of roughage है। roughage does not provide any nutrient to our body। roughage हमारी body को कोई nutrient provide नहीं करता, but is an essential component of our food। पर ये हमारे food का एक बहुत ज़रूरी component है, add to its bulk। This helps our body get rid of undigested food. It helps in proper digestion of food and prevents constipation। तो ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा दिलाता है और फूड के प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करता है। तो ये प्लांट पार्ट का इनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है एंड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम ट्रफिज के बारे में देखते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रफिज, soluble and insoluble। soluble रफेज आर soluble in water whereas insoluble रफेज आर not। तो दो तरीके के रफेज होते हैं हमारे, soluble और insoluble। soluble रफेज वो रफेज होते हैं जो कि वाटर में soluble होते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं, और insoluble वो होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। एप्पल, स्ट्रॉबेरी,
and peach and rice are examples of food items rich in soluble roughies. तो soluble roughies में के कौन कौन से food items होते हैं? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच एंड राइस that help in blood circulation. और ये जो soluble roughies होते हैं ये आपकी blood circulation में help करते हैं. While whole grain and carrot, cabbage, turnip and cauliflower are examples of food items rich in insoluble roughies. और insoluble roughies की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपकी होल ग्रीन, कैरेट, कैबेज, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं. लैक ऑफ insoluble roughies in the diet causes the stool to become hard and difficult to pass. This condition is called constipation. तो अगर आपके डाइट में insoluble roughies की कमी हो जाती है तो ये आपके स्टूल को मतलब ये इससे आपका स्टूल हार्ड हो जाता है और डिफिकल्ट टू पास होता है और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. स्टूल यानी आपका जो excreta होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की. तो वाटर इज एन ऑल्सो एन असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. इट इज असेंशियल ऑफ द लाइफ फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट. तो ये हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम जी सके. पानी के बिना हम अधूरे हैं. एज यू नो अबाउट 2/3 ऑफ अवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर. तो कम से कम बॉडी वेट का 2/3 जो हिस्सा है हमारा वो क्या है? पानी की वजह से. मतलब पानी की वजह से. ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. और जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पाई जाती है. ग्रेप्स कंटेन मोर देन 50%. ग्रेप्स में 50% से ज़्यादा वाटर आपको मिल सकता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ वाटर तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है. एज इट इज़ एन वेरी असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट. सो इसके फंक्शन ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं. फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स टू एंड फ्रॉम द सेल. तो सेल से लाने या ले जाने के लिए मतलब न्यूट्रिएंट्स को या फिर केमिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका काफ़ी नेसेसरी है. फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है. फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉडी वेस्ट का एक्सट्रैक्शन के लिए ताकि हमारे मतलब जो भी आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें अच्छे से हो सके उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है. एज अ मीडियम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी. और हमारी बॉडी में बायोकेमिकल यानी वो रिएक्शंस जो आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. कोई भी केमिकल रिएक्शंस फॉर बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सारी चीज़ों के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो वाटर एज अ मीडियम काम करता है इन रिएक्शंस के लिए हमारी बॉडी में. तो वाटर हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है. नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो हमारी बॉडी वाटर की बात की जाए तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डेली दैट इज 5 to 7 लीटर. तो मतलब पर डे डेली हमें कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पीना ही चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए. वाटर हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, throwing out dissolved waste as urine and impure blood. तो वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को मतलब हमारी बॉडी के काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करने में जैसे कि डाइजेशन या फिर हमारे बॉडी के जो डिजॉल्व वेस्ट है उसको थ्रो आउट करने में लाइक यूरिन एंड इम्प्योर ब्लड. नेक्स्ट वाटर ऑल्सो कीप्स अवर बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग. और स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी को कूल रखता है वाटर. इसी तरीके से वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन. और ये ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैलेंस डाइट पे. तो अभी हमने सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ लिया. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर. तो अब ये सारे मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड है लेकिन किसकी कितनी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है वो भी तो डिपेंड करता है ना. तो इसके लिए हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट. जो हम रोज खाना खाते हैं डेली वही मतलब खाना जो खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. मतलब गुड हेल्थ या मतलब बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस की बॉडी की गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी. तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है इन दी राइट क्वांटिटी में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ना ही कुछ कम होना चाहिए ना ही कुछ एक्सेस ही हो
जाए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और डाइट के अंदर गुड अमाउंट ऑफ रफेज भी होना चाहिए एंड वाटर भी होना चाहिए। ऐसी ही डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। तो अभी मैंने बताया रफेज क्या होता है, वाटर क्या होता है, और सारे न्यूट्रिएंट्स, तो हमने 5 न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर ये आपके डाइट में एक प्रॉपर राइट क्वांटिटी में है तो ये कौन सी डाइट है, आपकी बैलेंस डाइट है। और ये आपके फिजिकल एक्टिविटीज पे बैलेंस डाइट आपकी डिपेंड करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, और न्यूट्रिएंट्स के अभी हमने सारे फंक्शन पढ़े क्या क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर डाइट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है। नेक्स्ट, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट एंड फाइबर। इट मस्ट कंटेन दीज थिंग्स इन द करेक्ट पोर्शन। तो अभी जो मैंने वही पहले जो बातें बताई कि प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होने चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटीज पे आपके डिपेंड करता है बैलेंस डाइट, और करेक्ट प्रोपोर्शंस में होना चाहिए। ये करेक्ट प्रोपोर्शंस आपके एक्टिविटीज पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या काम है इनका, तो हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रोटीन अभी आपने पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, तो ये आपको प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए आपका सोर्स ऑफ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फैट हमने पढ़ा था कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंटेन फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन। तो विटामिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होती है टू कीप अस हेल्दी। नेक्स्ट इज योर मिनरल सॉल्ट। तो ये आपके हेल्दी टीथ, बोन्स और मसल्स के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। एंड लास्ट इज योर फाइबर एंड वाटर। वाटर इज नॉट मेंशन्ड है। तो फाइबर इज रिक्वायर्ड टू हेल्प आवर इंटेस्टाइन्स फंक्शन प्रॉपरली। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड। तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन को प्रॉपरली फंक्शन कराने में हेल्पफुल होता है, एंड डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो बैलेंस डाइट, वी मस्ट हैव द अबव आइटम्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये सारी आइटम्स हमारे अगर डाइट में करेक्ट प्रोपोर्शन में है तो वो क्या है, बैलेंस डाइट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल डिजीजेस के बारे में। तो अगर अगर हमारी डाइट में एक या कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। उसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल डिजीजेस आर डिजीजेस इन ह्यूमंस दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय लैक ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट। तो न्यूट्रिशनल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं ह्यूमन में जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी, हमारी डाइट के इनके न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाता है। न्यूट्रिशनल डिजीजेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक malnutrition। और ये जो हमारे न्यूट्रिशनल डिजीजेस होते हैं, ये ज़्यादातर क्रोनिक malnutrition से एसोसिएटेड होते हैं। इट मीन्स क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, या फिर पुरानी, malnutrition मतलब कुपोषण। तो इनकी वजह से हमने डिस्कस किया था। malnutrition क्या होता है, न्यूट्रिएंट की कमी को ही malnutrition कहते हैं। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, कुपोषित हो जाना, तो उसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिशनल डिजीजेस है एसोसिएटेड होते हैं। Next, eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. तो राइट काइंड ऑफ फूड ही, मतलब सही तरीके का खाना खाना ही इनफ नहीं है। उसको वो अच्छे से पका हुआ भी होना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मतलब लॉस्ट ना हो जाए। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins। अगर आप वेजिटेबल्स को काट के या फिर फ्रूट्स को मतलब कट करके या पीलिंग करके, मतलब छील कर अगर उसको आप वॉश करते हो, तो इससे क्या हो सकता है, उसके कुछ विटामिन में भी कमी आ सकती है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनके स्किन्स में काफ़ी विटामिन, मतलब आई मीन सॉरी, जो आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के स्किन है उनमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। उसी तरीके से अगर आप राइस और पल्सेस को भी रिपीटेडली मतलब बार बार वॉश करोगे तो उससे भी उसके विटामिन और मिनरल्स जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसका लॉस हो सकता है, वो रिमूव हो सकते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier
एट द सेम टाइम। तो कि जैसा कि हम जानते हैं कि कुकिंग जो होता है फूड का टेस्ट इम्प्रूव कर देता है और इजियर टू डाइजेशन में डाइजेस्ट होने में ये इजी बना देता है। उसी टाइम एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पर कुकिंग की मदद से कभी कभी कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो कभी कभी क्या होता है, अगर जो बहुत सारी यूजफुल प्रोटीन है या फिर जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं, ये खो जाते हैं अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करोगे कुकिंग के दौरान और उसको फेंक दोगे। तो ये क्या करते हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आई मीन जो यूजफुल प्रोटीन्स और जो मिनरल्स हैं उसका वो रिमूव हो जाते हैं। विटामिन सी ऑल्सो गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और कुकिंग के टाइम में जो विटामिन सी होता है हमारा, वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। So it would be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet. तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि विटामिन सी कुकिंग के टाइम जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये सही बात होगी, सेंसिबल होगा अगर हम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को भी अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो ये सारी चीज़ें थी बैलेंस डाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। Food items that are deep fried and roasted usually lose their nutritive value। अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वो फूड आइटम जो ज़्यादा डीप फ्राई हो जाते हैं या रोस्ट कर देते हैं, तो यूजुअली वो अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू को मतलब लूज कर देते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। Energy requirement. Requirement of energy or intake of food depends on profession, age, sex, and special needs like प्रेगनेंसी, इन्फेंसी एंड लैक्टेशन एक्सेट्रा। तो अभी मैंने बताया था कि बैलेंस डाइट आपकी डिपेंड करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे। तो वही चीज़ है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी, रिक्वायरमेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट या फिर फूड का इंटेक किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफेशन पे कि आप क्या काम कर रहे हो, आपके एज पे, आपके सेक्स पे, आपके स्पेशल नीड्स जैसे कि प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, लैक्टेशन, इन सारी कंडीशन के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस डाइट होता है, क्योंकि इन सब के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेबर है तो उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करता है, तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोफेशन के लिए, अलग अलग एज के लिए, अलग अलग सेक्स के लिए सबकी अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और इसी एनर्जी रिक्वायरमेंट पे आपका बैलेंस डाइट डिसाइड होता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपके लिए ज़्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट इज योर डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज में आपका आता है लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल इन द डाइट कैन कॉज डिजीजेस। तो मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी डाइट में कोई बीमारी कॉज करती है, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, सॉरी, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल जैसे न्यूट्रिएंट्स अगर आपके डाइट में उनकी कमी हो जाती है, तो उनसे कुछ कुछ बीमारियां हो जाती है, उसे हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डेफिशिएंसी डिजीजेस ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं। यानी कि ये जो डिजीजेस हैं ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पास ऑन नहीं हो सकती हैं, कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। तो अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या क्या डिजीजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एंड थैंक यू।